बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेडलॉक रिकवरी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। डेडलॉक को मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ कि सबसे पहले हम हमारे पास जो है वो नेसेसरी 4 कंडीशंस हैं। फिर जिनकी वजह से यानी 4 कंडीशन जिनकी वजह से डेडलॉक आकर हो जाता है। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि उन 4 कंडीशंस में से कोई भी एक जो है वो ट्रू ना हो जाए, तो वो काफ़ी कास्टली पड़ता है। तो दूसरा सिनारियो हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस का है कि हम डेडलॉक अवॉइड करें, यानी लेट द सिस्टम गेट इनटू अ सेफ और अनसेफ स्टेट। और उसके बाद जो है डेडलॉक स्टेट को हम अवॉइड करते हैं कि डेडलॉक स्टेट में ना जाए। बेशक सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाए, जो कि डेडलॉक स्टेट नहीं होता, लेकिन डेडलॉक स्टेट में ना चला जाए। तो वो हमने पढ़ा होल्ट एल्गोरिथम के थ्रू। उसके लिए हमने जो है वो रिसोर्सेज और प्रोसेस के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लाट किया, जिसको रिसोर्स लोकेशन ग्राफ कहा जाता है। फिर उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन है कि वही हमें किस तरह पता चलेगा कि सिस्टम अनसेफ स्टेट से डेडलॉक स्टेट में तो नहीं गया। तो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वही रिसोर्स लोकेशन ग्राफ से हम पता चला सकते हैं कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है या श्योरिटी उसके बारे में क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक है कि जब हमें डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम ये बता देता है कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है, तो उसके बाद फिर क्या किया जाए, उससे रिकवर कैसे किया जाए। तो डेडलॉक डिटेक्शन जो है वो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका उसमें क्या है कि डेडलॉक के जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के सब को हम किल कर लें। तो जिस तरह यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि वन सोल्यूशन इज़ सिंपली टू अबॉट वन और मोर प्रोसेस टू ब्रेक द सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट हमारे पास डिटेक्ट होता है डेडलॉक डिटेक्शन में। तो एक तरीका जो है वो ये है डेडलॉक को रिकवर करने का कि जितने भी प्रोसेस जो हैं वो डेडलॉक स्टेट में गए हैं उन सब के सब को किल किया जाए। अबॉट किल को भी कह सकते हैं, टर्मिनेशन को भी कह सकते हैं, फिनिश को भी कह सकते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि द सेकंड ऑप्शन इज़ टू प्रीएम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम वन और मोर ऑफ द डेडलॉक प्रोसेस के जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हो चुके हैं या जो डेडलॉक जिनकी वजह से डेडलॉक आकर हो चुका है, तो किसी एक प्रोसेस से या एक से ज़्यादा प्रोसेस से जो है हम रिसोर्सेज वापस लें, क्योंकि सारा मसला ही जो है वो रिसोर्स लोकेशन का है। रिसोर्सेज ही जो है वो बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है। सारे प्रोसेस जो हैं वो रिसोर्सेज के लिए ही लड़ रहे होते हैं। तो अगर हम प्रोसेस से रिसोर्सेज वापस लें तो इस तरीके से भी हमारे पास डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सकता है। अच्छा, अब प्रोसेस टर्मिनेशन जो है वो हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। जो हमने पहला तरीका पढ़ा ना, वन सोल्यूशन, तो वो उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि जितने भी डेडलॉक प्रोसेस हों उन सब के सब को हम किल कर लें। और दूसरा सिनारियो इसी में प्रोसेस टर्मिनेशन में ये हो सकता है कि एक प्रोसेस को एक वक्त में किल किया जाए। अगर सारे के सारे प्रोसेस को जो है वो एक ही वक्त में हम किल कर लें तो इसका बहुत बड़ा एक्सपेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास जो है 4 से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो डेडलॉक्ड हैं, 5 प्रोसेस भी हो सकते हैं, 10 प्रोसेस भी हो सकते हैं, सब के सब को किल करेंगे। तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये आएगा कि जिस प्रोसेस ने सीपीयू यूज़ किया है, मेमोरी यूटिलाइज़ की है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो वो सब के सब को दोबारा से करना पड़ेगा, यानी सीपीयू दोबारा से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम हो, टाइम शेयरिंग सिस्टम हो, जिसमें सीपीयू इस्तेमाल करने के एक्सपेंसेस हों, पैसे देने पड़ते हों, तो वो एक्सपेंस दोबारा से आएगा। इसी तरह प्रिंटर जो है हमारे पास वो इंक और पेपर जो है वो यूज़ करता है पावर कंजम्पशन के अलावा। तो अगर किसी प्रोसेस ने प्रिंटर इस्तेमाल किया हुआ है तो वो दोबारा से वो प्रिंट जो है वो करना पड़ेगा, तो उसका दोबारा से ख़र्चा आएगा। तो ये बड़ा ब्रूट फोर्स तरीका है, लेकिन डेडलॉक को इससे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसका एक्सपेंस जो है वो काफ़ी बड़ा पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसी प्रोसेस टर्मिनेशन में इससे थोड़ा सा कम खर्चे वाला तरीका है, वो है अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम।
कि जितने भी प्रोसेस जो हैं वो डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं, उनमें से वन बाय वन किसी प्रोसेस को हम किल करते जाएं। अब मसलन अगर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं तो एक प्रोसेस हमने किल किया, उसके बाद फिर हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो इन्वोक करेंगे, वो रन करेंगे और देखेंगे कि इस एक प्रोसेस के किल करने से, इसको टर्मिनेट करने से क्या डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर डेडलॉक ख़त्म हो गया होगा, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रिटर्न करेगा कि भाई डेडलॉक ख़त्म हो गया है, तो फिर तो दूसरा प्रोसेस टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम स्टिल हमें ये बताए कि नहीं, सर्कुलर वेट जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो फिर हमें एक और प्रोसेस जो है वो किल करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस किल कर लेने के बाद फिर से डेडलॉक डिटेक्शन जो है वो एल्गोरिथम इन्वोक करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है, डेडलॉक मस्ट बी इन्वोक टू डिटरमिन वेदर एनी प्रोसेस आर स्टिल डेडलॉक। यानी जो प्रोसेस हम किल करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हमें डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो इन्वोक करना पड़ेगा। अब इसमें ये ओवरहेड आ रहा है ना कि हर प्रोसेस के टर्मिनेशन पे आपको डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो सेपरेट एल्गोरिथम है वो इन्वोक करना पड़ता है, वो रन करना पड़ता है। तो इसका ये ओवरहेड आता है, यानी ये गैर ज़रूरी चीज़ है जो कि हम करेंगे। तो ये दोनों दोनों दो तरीके हमारे पास हो गए प्रोसेस टर्मिनेशन में, या प्रोसेस टर्मिनेशन दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग से डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। डेडलॉक दोनों से श्योरली ख़त्म होगा, लेकिन दोनों के डिसएडवांटेजेस को जो है वो जहन में रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है, जो हम कहते हैं ना कि सारे के सारे प्रोसेस किल करेंगे या कोई भी प्रोसेस किल करेंगे तो उसका कोई ना कोई कास्ट आती है। तो कास्ट जो है वो बुनियादी तौर पे कोई वेल डिफाइंड टर्म नहीं है कि यानी कॉस्ट किस चीज़ की। पैसों की कास्ट भी हो सकती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की कास्ट भी हो सकती है, वक़्त की कास्ट जो है वो भी हो सकती है, एक्सपेंस जो है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। या हार्ड ड्राइव पे जितनी फ़ाइलें बनी हुई हैं वो फ़ाइलें डिलीट होगी, नई फ़ाइलें फिर से बनेंगी। तो एक्सपेंस जो है वो स्पेसिफिक टर्म नहीं है इन द टर्म्स ऑफ डेडलॉक, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। दूसरा ये कि जब हम कोई प्रोसेस किल करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होंगे, यानी किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम किसी प्रोसेस को चूज़ करेंगे कि उस प्रोसेस को किल किया जाए। पहले वाला जो है कि सारे के सारे प्रोसेस ही किल करें, वो तो बड़ा आसान है, उसमें कोई लेना देना नहीं होता, उसमें कोई इर्द गिर्द नहीं देखना होता, बस जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे डेडलॉक में सब के सब को टर्मिनेट कर लो, ख़त्म कर लो। दूसरा जो टर्मिनेशन में ही है कि वन प्रोसेस एट ए टाइम, तो अब उसके लिए फैक्टर्स क्या होने चाहिए, यानी उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि किस प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाए, किस प्रोसेस को किल किया जाए और किसको नहीं किल किया जाए। तो एक क्राइटेरिया उसमें यह हो सकता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी को देख के फिर प्रोसेस को किल किया जाए। अब अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है तो मतलब यह है कि उसको किल नहीं करेंगे। अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है, लो है या लोवेस्ट है या बिलो नॉर्मल है, तो उसको हम चूज़ करेंगे डिलीशन के लिए। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हाउ लॉन्ग द प्रोसेस हैज़ कंप्यूटेड, यानी अगर कोई प्रोसेस जो है वो चला है, आध घंटा चला है या एक घंटा चला है, दूसरा प्रोसेस उसके कंपैरिजन में या तीसरा प्रोसेस उसके कंपैरिजन में कुछ ही मिनट्स चला है, तो जो जितना ज़्यादा चला हुआ होगा उसको किल करेंगे तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज यूज़। तो हम उस वाले प्रोसेस को किल करेंगे जो जिसने एग्जीक्यूशन में कम टाइम लिया है। अच्छा, तीसरा जो है हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज़ यूज्ड। तीसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि भाई किसी प्रोसेस ने जो है किस तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हुए हैं। आया वो रिसोर्सेज ऐसे हैं, कंज्यूमेबल रिसोर्सेज हैं, या वो ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसने ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हुए हों कि जिसका कोई खातिर ख्वाह नुकसान ना हो, तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा। नंबर 4 जो है हाउ मेनी रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कि देखेंगे कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मज़ीद कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। हर प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब एक प्रोसेस है, उसको
7 रिसोर्सेज चाहिए और उसको एक रिसोर्स मिला है। दूसरा प्रोसेस है उसको 7 रिसोर्सेज चाहिए, 6 उसने पहले से इस्तेमाल किए हुए हैं। तो हम इस केस में टर्मिनेट करेंगे उस प्रोसेस को कि जिसको एक रिसोर्स मिला है और 7 मज़ीद उसको चाहिए। उस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करेंगे कि जिसको टोटल 7 चाहिए और 6 वो पहले इस्तेमाल कर चुका है, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। नंबर 5, हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कि टोटल कितने प्रोसेस जो हैं वो हमें टर्मिनेट करने पड़ेंगे। वेदर द प्रोसेस इज़ इंटरेक्टिव और बैच, कि कोई प्रोसेस जो है वो इंटरेक्टिव है या बैच है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया हो सकता है कि प्रोसेस जो है वो इंटरेक्टिव है या बैच है। इंटरेक्टिव प्रोसेस को ज़्यादा फेवर किया जाता है कि वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनका यूज़र्स को रिस्पांस मिलता है, वो टाइम टू टाइम जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो बता रहे होते हैं। तो उनको किल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उसके अगेंस्ट जो है अगर हम बेच सिस्टम जो है बेच प्रोसेस को किल कर लें तो वो हमारे पास ज़्यादा बेहतर सिचुएशन रह जाती है। ये एक तरीका तो हो गया प्रोसेसेस को किल करके डेडलॉक ख़त्म करने का। तो प्रोसेस को किल किल करके डेडलॉक ख़त्म करने के दो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि सारे के सारे प्रोसेस को किल किया जाए या वन बाय वन प्रोसेस को किल किया जाए। वन बाय वन प्रोसेस को किल करेंगे तो उसमें हमारे पास ये 6 फैक्टर्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। अब दूसरा तरीका जो है डेडलॉक से रिकवर होने का, वो रिसोर्सेज की प्रियम्पशन है। प्रियम्पशन कहते हैं कि अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स असाइन हुआ है तो वो उसे वापस लिया जा सकता हो, इसको हम प्रियम्पशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखना है कि भाई कौन से प्रोसेस से हम रिसोर्सेज जो हैं वो वापस लें। सिलेक्टिंग अ विक्टिम, यानी जो विक्टिम का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस से हमने रिसोर्सेज लेने हैं उस प्रोसेस को विक्टिम कहा जाएगा। कि ये हमने चूज़ कर लिया, मसलन प्रोसेस 1 है, उसको हमने उससे हमने रिसोर्सेज लेने, तो प्रोसेस 1 को विक्टिम प्रोसेस जो है वो इस केस में कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, तो इसमें करना यह है सिलेक्टिंग अ विक्टिम विच रिसोर्सेज एंड विच प्रोसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड, के कौन से प्रोसेस से कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो हमने वापस लेने हैं। वी मस्ट डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो द ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन जो है कि सबसे पहले हमने इससे ये रिसोर्स लेना है, फलाने प्रोसेस से ये रिसोर्स लेना है, उसके बाद अगले प्रोसेस से वो वाला रिसोर्स लेना है और एंड सो ऑन। तो फिर वहीं पे कॉस्ट की बात आती है कि अगर कोई प्रोसेस है उसने सीपीयू यूज़ किया हुआ है, उसने बहुत सारी कैलकुलेशन जो है वो की हुई है, तो उसको अगर हम उससे अगर हम सीपीयू रिसोर्स जो है वापस लेते हैं, उसका डेटा शायद सेव ना हो, तो उसको फिर से सीपीयू जो है वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रिसोर्स है, बहुत ही कीमती रिसोर्स है सीपीयू। अच्छा, कॉस्ट फैक्टर्स में इंक्लूड सच पैरामीटर्स एज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट प्रोसेस इज होल्डिंग। तो कॉस्ट फैक्टर में या एक्सपेंस में एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि किसी प्रोसेस के पास जो है वो कितने रिसोर्सेज हैं और कितने वक्त के लिए उसने वो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हुए हैं। मतलब ये होगा कि विक्टिम वो होगा जिसने कम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं और जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट विक्टिम होगा। रोल बैक में यह है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डेटा जनरेट कर रहा होता है, अगली स्टेट में जा रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है। तो रोल बैक का मतलब ये है कि उसको उसके पिछले स्टेट पे लेके जाया जाए और फिर चेक किया जाए कि आया डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है या नहीं। एक मिसाल इसकी ली जा सकती है रोल बैक को समझने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल बैक डेटाबेस सिस्टम्स के डेटाबेस में हम मुख्तलिफ इंट्रीज करते हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं, टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर फिर डेटा रखते हैं, कॉलम्स रखते हैं, रोज़ रखते हैं। तो एक कमांड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रोल बैक का, कि अगर किसी वजह से पता चल जाए कि भाई मोस्ट रिसेंट कमांड इस्तेमाल करने से डेटाबेस जो है या डेटाबेस सिस्टम जो है वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो गया है, उसकी इंटीग्रिटी जो है एट स्टेक हो गई है या उसमें कुछ मसला आ गया है, तो उससे
पुराना वाला स्टेट जो है वो रिस्टोर कर लिया जाता है, जिसको रोलिंग बैक कहते हैं या रोल बैक कहते हैं। तो रोल बैक एसक्यूएल का भी एक कमांड है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस के लिए रोल बैक का मतलब यही होगा कि वो 10 मिनट तक चला है तो देखेंगे कि 8वें मिनट पे इसकी स्टेट क्या थी, तो 8वें मिनट वाले स्टेट पे इसको लेके आया जाए। अमूमन ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता, तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है दिस, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस मेथड रिक्वायर्स द सिस्टम टू कीप मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेसेस। तो सारे प्रोसेस के स्टेट जो है वो इसको अपने पास रखने होंगे, तो अमूमन इस तरह होता नहीं है। तो कर क्या जाता है कि प्रोसेस को रीस्टार्ट करा लिया जाता है कि पिछले, ताकि इनिशियल स्टेट पे चला जाए और इनिशियल स्टेट के बाद उसकी फिर एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, तो तीसरा इसमें स्टार्वेशन है कि अब जब हम किसी विक्टिम को सिलेक्ट करते हैं ना, या किसी प्रोसेस को रोल बैक करते हैं डेडलॉक से रिकवरी के लिए, तो अब इसमें हमने कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे ये पढ़ा कि ऐसे प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे कि जिसने कम रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हों और कम एग्जीक्यूशन उसकी हुई हो। अब इसमें इस तरह हो सकता है ना कि कोई प्रोसेस जो है, मसलन प्रोसेस 1 कंसिडर कर लें कि उसके पास एक ही रिसोर्स है और वो 1 ही मिनट चला है। अब अगर ये डेडलॉक में इन्वॉल्व हो जाता है बाकी प्रोसेस के साथ और इसके पास सबसे कम रिसोर्सेज हों और सबसे कम टाइम इसी का हो, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे ऐसे विक्टिम। तो दोबारा से हो सकता है सिस्टम में डेडलॉक आ जाए और फिर से यही प्रोसेस भी उसी साइकिल में इन्वॉल्व हो, तो फिर इसकी बारी आएगी इसको विक्टिम बनाने की, इससे प्रोसेसेस, इससे रिसोर्सेज लेने की या इसको रोल बैक करने की। तो इस तरह करते करते ये प्रोसेस ना वेट ही करता रहेगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है आगे नहीं बढ़ा सकेगा। तो इसका मोस्ट कॉमन हल जो है वो ये निकाला गया है कि भाई ये रोल बैक जो है ना, और रिसोर्सेज वापस लेना, रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करना, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम तक हो। यानी एक मरतबा आपने उस प्रोसेस को रोल बैक किया और दूसरी मरतबा रोल बैक किया, तो तीसरी मरतबा उसी प्रोसेस को रोल बैक नहीं करेंगे। इसी तरह अगर किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कराना हुए, तो 2 मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा उसी एक प्रोसेस से हम रिसोर्सेज वापस नहीं लेंगे। तो ये स्टार्वेशन इस तरीके से बचाया जा सकता है। तो ये 2 पॉपुलर मेथड हो गए हमारे पास डेडलॉक से रिकवरी के। एक हमारे पास मेथड आ गया प्रोसेसेस को किल करना, दूसरा प्रोसेसेस से रिसोर्सेज वापस लेना। थैंक यू।